मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं उस मुद्दे से तो आप पहले से परिचित हैं। जी हां, वह मुद्दा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। किंतु अब प्रश्न है कि इस मुद्दे को मैं फिर से आपके बीच में क्यों लेकर के उपस्थित हूं। तो इसका मूल कारण है कि अभी हाल ही में बीजेपी के कुछ नेताओं ने बयान जारी किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 30 मार्च 2024 से पहले भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 2019 को लागू कर दिया जाएगा। जी हां, इसके बाद से ही विवाद खड़ा हो गया। अब प्रश्न है कि विवाद खड़ा किस बात को लेकर के हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आप इस अधिनियम से परिचित होंगे तो यह बात आपको पता होगी कि यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को पारित हो गया, यानी कि राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए थे 12 दिसंबर 2019 को, लेकिन उसके बाद यह लागू नहीं हो पाया ठीक पूर्वक। और अब हाल में जब यह बयान जारी हो ही गया है या इलेक्शन के पीरियड में, तो यह मुद्दा फिर से उभर करके सामने आया है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई विवाद उभर के सामने आता है तो इसका अर्थ है कि आगामी परीक्षाओं से उसका सीधा संबंध होता है, यानी कि आने वाली पेपर से, एग्जाम से। तो आप सभी यूपीपीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, एमपीपीसीएस या बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ आईएएस 2024 की प्री की परीक्षा के लिए भी यह मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर विवादित बिंदु। तो हम चलते हैं इस जो हालिया उभरे हुए विवाद है इसमें कौन कौन से मुद्दे विवादित हैं, इसको जरा सा हम समझ लें। बहुत ही छोटे 5 पॉइंट्स में जानेंगे, जिससे या तो आप पूरी तरीके से परिचित नहीं है या भूल चुके हैं, या हालिया विवाद में इन 5 बिंदुओं को फिर से हाईलाइट कर दिया है। ध्यान रहे, यदि आपके ये 5 विवादित बिंदु यानी जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं ये तैयार हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में कोई हरा नहीं सकता या क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक नहीं सकता है। तो चलते हैं इन 5 पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं। पहला और दूसरे पॉइंट से तो आप परिचित शायद हो, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें पॉइंट से आप परिचित नहीं होंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, तो नोट कर लें इन 5 पॉइंट्स को जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि यह अवैध प्रवासियों की परिभाषा तय करता है, यानी कि यह डेफिनेशन तय करता है इलीगल माइग्रेंट्स की। अब देखें क्या कहता है इसके अंतर्गत। इसमें अंतर्गत कहा गया है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स या अवैध प्रवासी भारत में रह रहे हैं उनको भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर अवैध शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने से मना करता है। तो यह हुआ इसका फर्स्ट पॉइंट। आप कितने परिचित हैं आप खुद बता सकते हैं। अब इसमें दूसरा विवादित बिंदु क्या है। हालांकि पहला और दूसरा बहुत विवादित नहीं है, बहुत अपरिचित नहीं है आप इस मुद्दों से, लेकिन फिर भी इनको बोल लेना जरूरी है क्योंकि इसी से तीसरा, चौथा और 5वां पॉइंट निकलता है। तो सेकंड जो पॉइंट आ रहा है इसमें यह कहा गया है कि किस व्यक्ति को अवैध प्रवासी माना जाएगा भारत में, यानी कि इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो इसको कहा गया है कि ऐसा कोई माइग्रेंट जो कि भारत में बिना वैध वीजा पासपोर्ट के रह रहा है, बिना सरकार की परमिशन से रह रहा है, बिना दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स के रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को भी इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा जो कि वैध वीजा पासपोर्ट से या डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में आया था एक निश्चित समय के लिए, घूमने फिरने के लिए या फिर रहने के लिए, किंतु समय बीत जाने के पश्चात, टाइम पास हो जाने के बाद वह अपने देश वापस नहीं गया। इन व्यक्तियों को भी इलीगल माइग्रेंट ही माना जाएगा। तो 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे 19 के इस एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लागू हुआ, लेकिन समय समय पर जरूरतों के अनुसार उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं। तो यही अमेंडमेंट 2019 में समय की मांग को देख करके हुआ था। तो इलीगल माइग्रेंट से 2 पॉइंट ये चीज जोड़े गए। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या जोड़ा गया, यहीं से विवाद उभरना चालू हुआ। जो थर्ड पॉइंट जोड़ा गया, ये कहा गया कि यह अधिनियम के तहत जो इलीगल माइग्रेंट्स वाले जो प्रावधान है वह 3 देशों के 6 समुदायों के ऊपर
विशेष रूप से लागू होंगे और उनको विशेष अधिकार देंगे। कैसे अधिकार देंगे? तो वह अधिकार है भारत की नागरिकता का अधिकार। जी हां, इसमें कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 6 समुदाय के लोग, जिसमें कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, यदि भारत में आ रहे हैं, कब से पहले भारत में रह रहे हैं, आ रहे हैं नहीं, रह रहे हैं, कब से पहले? 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ध्यान रखें, दे दी जाएगी ये नहीं कहा गया, दी जा सकती है। तो किस आधार पे दी जाएगी यह नागरिकता? तो पहले तो यहां ध्यान रखेंगे, इससे पहला विवादित पॉइंट क्या निकल करके आया कि मुस्लिमों और यहूदियों को नहीं दिया गया। खैर, इससे तो आप परिचित है इस पॉइंट से कि मुस्लिमों और यहूदियों को नहीं दिया गया। अगला जो विवादित पॉइंट इसमें था, क्या था, जो कि आप भूल चुके हैं, कि इसमें यह कहा गया कि 31 दिसंबर 2019 के पहले इन 6 समुदाय के लोग जो आए हैं वे ही भारत के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त करेंगे, जो कि कम से कम 5 वर्ष पहले से आए हों, 31 दिसंबर 2014 के, यानी 14 से 5 साल पीछे आप ले जाइए। तो कुल मिलाकर के 31 दिसंबर 2009 के पहले के जो ये 6 समुदाय के लोग आए हैं उनको ही ये सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी, ना कि जो 2013 में आया है 6 समुदाय के लोग भाग करके बांग्लादेश से आया हो, चाहे पाकिस्तान से, चाहे अफगानिस्तान से, इनको नागरिकता दी जाएगी। बातें समझ आ रही है? तो 9 के बाद वालों को नहीं दी जा रही, कम से कम 5 साल रहना जरूरी है। हालांकि आप एक चीज से तो परिचित होंगे कि कोई भी विदेशी भारत का सिटीजनशिप लेने का 2019 से पहले अधिकार रखता था यदि वह 11 साल भारत में निवास कर रहा हो, 11 साल से। इसी के तहत यहां पर लूज करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो इन अवैध शरणार्थियों के मामले में 5 वर्ष कर दिया गया और इनके ऊपर से अवैध का जो स्पॉट है, धब्बा है, वह हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक विवादित पॉइंट है कि आखिर इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन करता है समता के अधिकार को, और भारत एक सेकुलर स्टेट है। तो खैर, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 2014 और कम से कम 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। अब अगली चीज, अब आ रहे हैं बड़े वाले मुद्दे, 2 पॉइंट्स जो कि लेकर के विवाद है। क्या विवाद है इसमें? कि इसमें यह कहा गया है कि जो भी अवैध प्रवासी भारत में आ रहा है, जिसको भारत सरकार नागरिकता दे रही है इसके तहत, वे 6वीं अनुसूची में यानी कि 6th शेड्यूल में के अंतर्गत जो स्टेट्स आते हैं वहां के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यहां पर डायरेक्ट नहीं कह रही है गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट तौर पे कही कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल से डील होने वाले स्टेट्स में नहीं लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित है आप में से कई इस चीज से परिचित नहीं थे। यानी कि कहां नहीं लागू होगा? असम में लागू नहीं होगा, मेघालय में लागू नहीं होगा, मिजोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें लागू नहीं होंगे ये चीज। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। 4th पॉइंट भी तो लगे हाथ हम 5वां पॉइंट भी ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है 4था पॉइंट वैसे विवादित हो गया कि क्यों इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, कि जब यूपी बिहार में लागू हो सकता है, जब वो इलीगल माइग्रेंट्स आकर के नवनाथ मिश्रा के घर में बस सकते हैं, यानी राज्य में रह सकते हैं, बिहार में रह सकते हैं, तो इन नॉर्थ ईस्ट के 6 शेड्यूल वाले स्टेट में क्यों नहीं रह सकते? साथ ही साथ ये शेड्यूल 5 वाले एरिया में भी बस सकते हैं, यानी ये एक्ट उन पर भी लागू होगा, किंतु 6 शेड्यूल वाले एरिया पर लागू नहीं हो रहा है। तो आया कंट्रोवर्सी कुछ? तो खैर, इस कंट्रोवर्सी पे अभी हम हल्का सा दृष्टिपात करेंगे या नजर डालेंगे। फिलहाल पहले 5वें पॉइंट को समझ लें, 5th पॉइंट को। 5th पॉइंट क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस 1873 के तहत जो इनर लाइन परमिट के लिए नोटिफाइड एरिया है या अधिसूचित क्षेत्र है, वहां पर भी यह एक्ट लागू नहीं होगा। यानी कि इनर लाइन परमिट किसके तहत? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि 6 शेड्यूल में मैंने किन राज्यों को बताया, और उसी प्रकार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन वाले राज्य को भी के बारे में भी आपकी समझ होनी चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप फंस सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से ये इनर परमिट एरिया नोटिफाइड है। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है, मणिपुर और नागालैंड का क्षेत्र है। यहां पर आपको प्रवेश करने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, तभी आप इन क्षेत्रों में घूम सकते हैं, अदरवाइज आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो यहां पर भी यह एक्ट लागू नहीं होता है।
अब आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या तीसरे, चौथे और पांचवें बिंदु से आप परिचित थे? क्या आपको पता है कि एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? और यह मुद्दा अब विवादित क्यों हो गया यहां पर? तो जी हां, विवाद का पहला रीजन तो मैंने बता ही दिया कि 6 शेड्यूल वाले एरियाज में नहीं लागू होगा, और दूसरा किस एरिया में लागू नहीं होगा? जो इनर लाइन परमिट वाले एरियाज तय हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत। तो अब क्वेश्चन है कि आखिर इतना बड़ा भारत के लिए कोई एक्ट बन रहा है और भारत की सबसे शक्तिशाली सरकार इस वक्त बनी हुई है, इंडिया की गवर्नमेंट है, तो इन क्षेत्रों पर लागू क्यों नहीं कर रही है? तो याद करिए, मैंने इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस में आपको डिटेल में पढ़ाया था जब नॉर्थ ईस्टर्न इश्यूज को पढ़ा रहा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र शुरू से भारत के हिस्सा नहीं रहे। याद आया कुछ वो लेक्चर? तो कैसे आए? तो इसके लिए मैंने बताया था कि 1823 से 24 के बीच, ध्यान रखेंगे 1823-24 ना कि 1923-24, उसके बीच में ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो अंग्रेज भारत को नियंत्रित कर लिए, तो वे नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ बढ़े जिस पर म्यांमार का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो उसी दौरान एंग्लो म्यांमार वॉर हुआ 1823-24 में, जिसमें कि म्यांमार की हार हुई, और म्यांमार की हार के पश्चात इस नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को ब्रिटिश इंडिया ने अपने में मिला लिया। तो जाहिर सी बात है, मिलाया तो, लेकिन उस तरीके से नहीं रखा जिस रूप में यूपी बिहार वाले क्षेत्रों को मिला करके रखा। इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को रिजर्व एरिया घोषित कर दिया, यानी कि भारत के लिए एक प्रकार से अनटचेबल टाइप का ये एरिया हो गया, अछूत टाइप का एरिया होगा, जिसे कि इन्होंने रिजर्व एरिया का दर्जा दे रखा था। और लगभग नॉर्थ ईस्ट के लोग यह मानते रहे कि हम कभी भारत का हिस्सा रहे ही नहीं है, हमारी अलग एक स्वतंत्र पहचान रही है। यही कारण था कि जब 47 में देश आजाद हुआ तो ये नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र भारत में मिलने से मना कर दिए। अब देखें तो इनको 9 पॉइंट एग्रीमेंट से विलय कराया गया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, यानी इंडिया की जो स्थिति थी केवल इन पे गार्जियन की ही बना के रखी गई। 1946 के 9 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत इंडिया केवल गार्जियन था, ना कि पूर्ण रूप से ये भारत के राज्य बने। इसका उदाहरण अभी भी आप देख सकते हैं कि नागालैंड में 371 लागू है, और इंडियन पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश हो, चाहे इंडियन पार्लियामेंट का बनाया गया कोई लॉ हो, ये जब तक कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सेप्ट नहीं करती है उन पे लागू नहीं हो सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू नहीं हुआ है। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप इन 5 पॉइंट्स को तैयार कर लें, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको उसका उत्तर दे दिया या आंसर दे दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।